हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन 247 में। बात करेंगे संज्ञान और संवेग में। बहुत ही बेहतर टॉपिक है और यहाँ पे आ, आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो ऑथेंटिक है और लगभग इस वीडियो से 95% चांस है कि यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास किया गया है। वीडियो को देखिए कंप्लीट और इसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बात करते हैं इमोशन की कि इमोशन है क्या, संवेग क्या है, संवेग की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो देखिए कि जो संवेग की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से हुई है, और जिसका तात्पर्य क्या है, उत्तेजित दशा, मतलब एक्साइटेड स्टेट। बात कर लिया हमने संवेग के बारे में। अब समझते हैं कि संज्ञान, क्योंकि संज्ञान और संवेग ही आज हमारा टॉपिक है। जब हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हमने संज्ञान का मतलब क्या समझा था कि संज्ञान का मतलब होता है हमारी जितनी भी मेंटल स्किल है, जितनी भी हमारी ब्रेन से जुड़ी हुई है, जितना हमारा मस्तिष्क और हमारे दिमाग से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं, संज्ञान, मतलब कॉग्निशन। ठीक है, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी मेंटल स्किल्स, वो सब क्या है, मतलब संज्ञान है। तो संज्ञान पे हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये संवेग वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, संज्ञान मतलब मस्तिष्क से जुड़ी हर एक चीज़ किस में आ जाएगी, संज्ञान में आ जाएगी। संवेग की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, कुछ डेफिनेशंस मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दी गई, और ये आपसे एग्जाम में पूछ दी जाती है। और ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी परिभाषाएं हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। 3 परिभाषाएं हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ऐसा किसने कहा, वुडवर्थ ने कहा। रागात्मक प्रवृत्ति के वेग के बढ़ने को संवेग कहते हैं, ऐसा वैलेंटाइन ने कहा। हाँ, वही वैलेंटाइन जो 14 फरवरी को आप मनाते हैं। अच्छा, वो नहीं है, वो मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, समझने की कोशिश करिए कि रागात्मक प्रवृत्ति के वेग के बढ़ने को संवेग कहते हैं। व्हेन फीलिंग बिकम्स इंटेंस वी हैव इमोशंस, मतलब रागात्मक प्रवृत्ति के वेग के बढ़ने को क्या कहते हैं, संवेग। और गेल्डार्ड नाम के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कहा, संवेग जो है क्रियाओं का उत्तेजक है। तो इस तरह से आपने समझा ये परिभाषाएं क्या कहती हैं। आगे बढ़ते हैं। दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण, दो क्या कहें, ये स्लाइड ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सांवेगिक बुद्धि मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात अगर आ जाए तो सबसे पहले इसका जिक्र किसने किया था, सैलोवे तथा मेयर ने। और कब किया था, 1990 के समथिंग, मतलब 1990 के समथिंग। जो इंग्लिश वाले हैं वो भी समझते जाइएगा, मैं दोनों भाषाओं में बात करूंगा। सांवेगिक बुद्धि की बात आ जाए, सांवेगिक बुद्धि नाम की बुक यानी इमोशनल इंटेलिजेंस बुक किसने लिखी थी, तो डेनियल गोलमैन ने लिखी थी। कब लिखी थी, 1995 में लिखी थी, मतलब 1995 में लिखी थी। संवेग के 3 पक्ष हैं। कितने पक्ष हैं, 3 पक्ष हैं। कौन कौन से हैं, एक है अनुभवात्मक, मतलब एक्सपीरियंशियल जिसे बोल सकते हैं, शारीरिक मतलब फिजिकल बोल सकते हैं, और एक है व्यवहारात्मक जिसे बिहेवियरल बोल सकते हैं आप। तो संवेग के 3 पक्ष हैं, ये 3 आप याद रखिएगा। और 3 कौन कौन से हैं, एक अनुभवात्मक, दूसरा है शारीरिक, और तीसरा है व्यवहारात्मक। तो तीनों चीजें आप ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संवेगों में कुछ विशेषताएं होती हैं। अब संवेगों की कुछ खास विशेषताओं पे मैं डिस्कस करूंगा, सब पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो और आपको बोरिंग भी ना लगे, और डायरेक्टली आपका काम निकल जाए कि आप एग्जाम में बैठे तो क्वेश्चंस को डील कर पाए। पहली चीज है तीव्रता। संवेगों में तीव्रता होती है, व्यापकता होती है, वैयक्तिकता होती है। ये एक नया टर्म है, वैयक्तिकता होती है। कैसे, इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों के सामने एक सर्प आ जाता है अचानक से, तो जरूरी ही नहीं है कि दोनों व्यक्ति एक साथ और एक ही बराबर मात्रा में डरें। हो सकता है कि ये थोड़ा सा बहादुर हो तो ये ना डरे, सांप के लिए जगह दे दे थोड़ा सा, और ये डर के भागने लगे। तो जो व्यक्तिकता होती है कि एक ही तरह की सिचुएशन उत्पन्न होने पर दोनों में जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के संवेग उत्पन्न होंगे, अलग अलग संवेग उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, किसी को सांप देख के प्रेम भी उत्पन्न हो सकता है, सांप किसी को अच्छा भी लगता है और किसी को बहुत ही डरावना भी लगता है। तो जिसको डरावना लगा उसके अंदर डर उत्पन्न हो जाएगा और वो भागने लगेगा। लेकिन जिसे अच्छा लगता है तो वो देखेगा कि सांप कहाँ जाता है, उसके पीछे जाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ कहलाती है व्यक्तिकता होती है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पे और सारी चीज़ें देख लीजिएगा। मैं स्थानांतरण की बात कर रहा हूँ कि जैसे ये ऑफिस है, ये आपका घर है, आपको ऑफिस में डांट पड़ी, या आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, तो उसको क्या करते हैं, आप जब गुस्सा उतारते हैं तो किसी और को डांट डपट के और अपना गुस्सा ठंडा कर लेते हैं। और यही चीज़ की गई, बताई गई है यहाँ पे कि संवेगों में जो है वो स्थानांतरण होता है। ठीक है, सुख या दुख की भावना। संवेग दोनों प्रकार के होते हैं, कुछ सुख देने वाले होते हैं, कुछ दुख देने वाले होते हैं। विचार शक्ति का लोप हो जाता है। जैसे आप डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए, या बहुत ज़्यादा जब क्रोधित हो जाते हैं तो फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। कहते हैं ना कि फिर मैं कुछ किसी को नहीं देखता, है ना, फिर मैं कुछ नहीं समझता हूँ गुस्से में। तो ये चीज़ हो जाती है कि विचार शक्ति का लोप हो जाता है, और ऐसा आप खुद कह देते हैं।
ठीक है, बात करते हैं स्थिरता की प्रवृत्ति। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ये आपका ऑफिस है, ये आपका घर है, आप यहाँ से आते हैं, ठीक है, आपको बॉस से बहुत ज़्यादा डांट पड़ी और उससे आप क्या करते हैं, घर में आके बीवी बच्चों को, या बीवी बच्चे नहीं है, छोटे भाई बहनों को या किसी को भी डांट के अपना गुस्सा ठंडा कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, स्थिरता की प्रवृत्ति, मतलब ऑफिस से घर तक आपके संवेग जो है वो स्थिर रहे, और क्रिया की प्रवृत्ति मतलब आपने उसका एक्शन लिया, यहाँ पे डांट टपट के। व्यवहार में परिवर्तन, सीधी सी बात है कि व्यवहार में परिवर्तन तो होगा ही, क्योंकि अगर आपको कोई डांटेगा तो ऐसा तो है नहीं कि आप शांत रहें और हंसते रहें। व्यवहार में स्वाभाविक सी बात है, परिवर्तन हो जाती है, मतलब हो जाता है। मानसिक दशा भी परिवर्तित हो जाती है। आंतरिक शारीरिक दशा समझ लें कि जब आपके अंदर इमोशंस जागृत होते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ भय की, मैं बात कर रहा हूँ क्रोध की, तो आपके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, मतलब बहुत सारे जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो कई तरह के हार्मोन स्रावित करना शुरू कर देती हैं, और बाह्य शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, संवेगों के प्रकार पे चर्चा करते हैं। कुछ 15 प्रकार के संवेग यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है भय, घृणा, वात्सल्य, करुणा व दुख, कामुकता, आश्चर्य, एकाकीपन, भूख, अधिकार भावना, कृति भाव, आमोद, प्रेम, आत्माभिमान और आत्महीनता। ये कुछ मूल प्रकार के संवेग दिए गए हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और देखिए जहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस बनने के मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो अब वो स्लाइड्स शुरू होती हैं। सबसे पहले बात की गई पॉल एकमैन की। पॉल एकमैन का नाम याद रखिएगा। और पॉल एकमैन ने कितने मूल संवेग, यानी 6 मूल संवेग की बात की। इन्होंने बताया कि ये 6 संवेग ऐसे होते हैं जो सभी जगह अनुभव किए जाते हैं, और फेशियल एक्सप्रेशन मतलब आपकी मुख मुद्रा के द्वारा पहचाने जा सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, देखिए क्रोध है, भय, प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य और घृणा। एक बार मेरे साथ दोहराइएगा, क्रोध, भय, प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा। को क्रोध, भय, प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य और घृणा। ये चीज आप याद रखिएगा कि पॉल एकमैन ने 6 संवेग की बात की, और जिसे आप फेशियल एक्सप्रेशन मतलब मुख मुद्राओं के द्वारा पहचान सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं, वो ये हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और देखिए रॉबर्ट प्लुचिक की बात आती है। इन्होंने 8 मूल संवेग की बात की। अब 8 मूल संवेग कौन कौन से हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन एक जरूरी चीज जो है कि 4 परस्पर विरोधी जोड़े में होते हैं। 4 जोड़े में होते हैं, और जोड़े ऐसे होते हैं जो परस्पर विरोधी हैं, जिसे आप एंटोनिम्स बोल देते हैं। हर्ष का विषाद, ठीक है, ये हिंदी में भी काम आ जाएगा कि हर्ष का उल्टा विषाद होता है, जॉय और उसका उल्टा सैडनेस। स्वीकृति और विकृति मतलब ट्रस्ट और डिसगस्ट, ये दूसरा जोड़ा है। और यहाँ पे हमने 4 की बात कर ली, एक हो गया हर्ष, दूसरा हो गया विषाद, तीसरा हो गया स्वीकृति और चौथा हो गया विकृति। इसके बाद है क्रोध और भय मतलब एंगर और फियर, मतलब 5वां क्रोध और 6ठा भय। इसके बाद है आश्चर्य और पूर्वाभास मतलब आश्चर्य और पूर्वाभास, मतलब सरप्राइज और एंटिसिपेशन। तो इस तरह से 4 परस्पर विरोधी जोड़े में कुल 8 संवेगों की हमने बात की, जो रॉबर्ट प्लुचिक के अनुसार हैं। और रॉबर्ट प्लुचिक की बात आए तो इन्होंने व्हील ऑफ इमोशंस भी दिया, मतलब संवेगों का एक चक्र भी दिया, जिसमें वही 8 जोड़े बताए गए हैं जो मूल संवेग हैं। और जितने भी बाकी संवेगों की यहाँ पे चर्चा की गई है वो इन्हीं के मतलब इन्हीं की अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। देखिए पहला लिखा है जॉय, तो जॉय का उल्टा जो लिखा हुआ है सैडनेस। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रस्ट, ट्रस्ट का उल्टा क्या लिखा हुआ है, डिसगस्ट। इसके बाद यहाँ पे फियर, फियर का उल्टा क्या हो जाएगा, एंगर लिखा हुआ है। और सरप्राइज, सरप्राइज का उल्टा क्या है, एंटिसिपेशन मतलब पूर्वाभास। तो ये चीजें आपने समझ ली बेहतर ढंग से। व्हील ऑफ इमोशंस किसने दिया, तो दिया था रॉबर्ट प्लुचिक ने। अब बात करते हैं इजार्ड की। इजार्ड महोदय ने क्या किया, इजार्ड ने 10 मूल संवेगों का समुच्चय प्रस्तुत किया था। अब वो 10 मूल संवेग कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। पहला है हर्ष मतलब जॉय, आश्चर्य मतलब सरप्राइज, क्रोध मतलब एंगर, विरुचि मतलब डिसगस्ट, अवमान, अवमान देखिए हिंदी में ऐसे टर्म आते हैं अवमान, अब समझिए अवमान क्या है, इसका मतलब होता है निंदा। फिर है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते थे, कॉन्टेम्प्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ से अगर आगे बढ़ें तो बात की गई है फियर मतलब भय की, सेम मतलब शर्म की, गिल्ट मतलब अपराध यानी दोषी प्रवृत्ति मतलब पाए जाने की। बात करें और आगे तो बात की गई इंटरेस्ट मतलब अभिरुचि की, और एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना की। तो ये 10 मूल संवेग जो हैं वो किसके द्वारा दिए गए, इजार्ड के द्वारा। कुछ फैक्ट्स पे चर्चा कर लेते हैं जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर हवाई नहीं लगती एग्जाम में कि ये क्वेश्चन आ कहाँ से जाते हैं यार, ठीक है। असत्य का मतलब अगर आप गलत बोलते हैं उसका संसूचन, उसका पता लगाने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, पॉलीग्राफ। ये आप याद रखिएगा। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
असत्य का संसूचन करने वाले यंत्र को पॉलीग्राफ कहते हैं या पॉलीग्राफ कहा जाता है। संज्ञान और संवेग मतलब कॉग्निशन एंड इमोशन एक दूसरे पर क्या है, अन्योन्याश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, केवल जेजोंग नाम के एक मनोवैज्ञानिक हैं जो मानते हैं कि संज्ञान और संवेग अलग अलग हैं। सिर्फ यही मानते हैं, जेजोंग ही मानते हैं कि संज्ञान मतलब कॉग्निशन एंड इमोशन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब मैकडूगल की बात आती है तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के आधार पर संवेगों के अभिव्यक्ति की बात की। मतलब मैकडूगल ने बताया कि 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, उनके आधार पर ही संवेगों को अभिव्यक्त किया जाता है। तो ये नंबर याद रखिएगा, नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट्स, कितनी मूल प्रवृत्तियों की बात की, 14। किसने बात की, मैकडूगल ने। और इन्हीं के आधार पर इमोशन की अभिव्यक्ति की जाती है, संवेगों की। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और जहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बात करते हैं जेबी वॉटसन की। जी हाँ, ये वही जेबी वॉटसन है जिन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, जॉन ब्रॉडस वॉटसन। इन्होंने 3 जन्मजात और मौलिक संवेगों की बात की। कौन कौन से हैं, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। FAL, हाँ जी हाँ, फाल तो आपने सुना ही होगा। फियर, एंगर एंड लव, मतलब भय, क्रोध और प्रेम, इन 3 की बात की। जन्मजात होते हैं, मतलब एक छोटे बच्चा, अगर एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, शुरुआत से ही ये तीनों जो मौलिक संवेग हैं वो उसके पास उपस्थित होते हैं, उसमें रहते हैं। पहला कौन सा है, भय। मतलब भय कब उत्पन्न होता है, तीव्र आवाज से। मतलब तीव्र आवाज का मतलब कोई डरावनी आवाज हो, बहुत तेज मतलब साउंड हो उसका, तो उससे भय उत्पन्न होता है। या फिर किसी प्रकार का समर्थन हटा लो, बच्चे को आप सपोर्ट दिए हुए हो, अगर अगर वो हटा लो, जैसे बच्चे को हवा में उछालते हो ना, तो जैसे ही हाथ से ऊपर जाता है तो पहली बार में वो डरना मतलब बहुत ज़्यादा डर जाता है, भयभीत हो जाता है। लेकिन जब दोबारा आप उसे सपोर्ट दे देते हो तो फिर वो क्या करने लगता है, मतलब खुश हो जाता है। उसे ये विश्वास हो जाता है कि मैं नहीं गिरूंगा ज़मीन में। तो ये चीज़ आपने डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस की होगी, अनुभव किया होगा। बात करते हैं क्रोध। क्रोध कब उत्पन्न होता है, शारीरिक क्रियाओं में बाधा से। एक छोटा बच्चा खेल रहा है पालने में पड़े हुए, अगर आप उसके हाथ को कुछ देर के लिए पकड़ लें, उसके पैर को कुछ देर के लिए पकड़ लें, तो क्या होगा, क्रोधित होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी शारीरिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न हो रही है, वो अपने हाथ पैर सही तरीके से नहीं हिला डुला पा रहा है। तो इसलिए इसको बोला गया है कि क्रोध उत्पन्न हो जाता है। प्रेम यानी लव कब उत्पन्न होता है, छोटे बच्चों की त्वचा मतलब स्किन को आप सहलाते हैं या उसकी पीठ को थपथपाते हैं, तो उसमें प्रेम का यानी लव का इमोशंस उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिजेस एक महिला मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। देखिए, ये नेक्स्ट स्लाइड में समझने का प्रयास करते हैं। जन्म के समय बच्चे में एक सामान्य आवेश पाया जाता है। ठीक है, और इस इमेज के थ्रू ही आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे, बेहतर ढंग से समझिएगा। जन्म के समय बच्चे में एक सामान्य आवेश पाया जाता है, और 3 महीने की उम्र में इस सामान्य आवेश से 2 संवेग उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से, एक तो है दुख और दूसरा है आनंद। अब देखिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दुख और आनंद की हमने बात कर ली। ठीक है, 6 महीने में दुख के संवेग से 3 संवेग और उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से हैं, भय, क्रोध, सॉरी भय, घृणा और क्रोध। ये 6 महीने की उम्र में उत्पन्न होते हैं। आनंद के संवेग से 1 साल यानी 12 महीने में क्या क्या उत्पन्न होता है, उल्लास और अनुराग का संवेग उत्पन्न होता है। अब उल्लास और अनुराग के संवेग से 18 महीने मतलब 1.5 साल में 2 तरह के अनुराग उत्पन्न होते हैं। एक तो बच्चों के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, दूसरा वयस्कों के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। अब इसको आप हिंदी से जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा कि वयस्कों के प्रति अनुराग होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दुख के संवेग से 18 महीने की उम्र में ईर्षा का संवेग उत्पन्न होता है, और आनंद के संवेग से 24 महीने की उम्र में हर्ष का संवेग उत्पन्न होता है। तो यही बात की गई है पिछली स्लाइड में। देखिए, 24 माह तक शिशुओं में सभी प्रमुख संवेग जैसे क्रोध, भय और अनुराग आ जाते हैं। जन्म के समय सामान्य आवेश पाया जाता है, और 3 महीने की उम्र में 2 संवेग जो दुख और आनंद है ये उत्पन्न हो जाते हैं। और 16 माह तक शिशुओं में ईर्षा, डाह का संवेग उत्पन्न हो जाता है। ईर्षा कहें या डाह कहें, इसका संवेग जो है दुख के संवेग से उत्पन्न होता है। यहाँ पे 16 माह लिखा हुआ है, यहाँ पे 18 मंथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिएगा, मतलब एक अनुमान बना के चलिए कि 16 या 18। ठीक है, ऑप्शन में जो मिलेगा वो देख लीजिएगा। और 24 माह में जो है आनंद का जो संवेग है वो हर्ष का संवेग, आनंद से हर्ष का संवेग उत्पन्न हो जाता है। आप इसके थ्रू बेहतर समझ पाएंगे इसे। आनंद से हर्ष का संवेग उत्पन्न होता है 24 महीने में। इसे आप 16 मंथ लिख लीजिएगा, ये बेहतर होगा। ठीक है, ये शायद मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे, मतलब बनाते में, इमेज बनाते में दिक्कत हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब अर्ली चाइल्डहुड, ये कौन सा टाइम पीरियड होता है, 2 से 6 वर्ष, मतलब 2 to 6 ईयर। इसमें मूलतः 8 प्रकार के संवेग देखने को मिलते हैं। अब ये याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में इनमें से कौन सा संवेग नहीं होता है।
तो कौन कौन से होते हैं पहले ये जान लें, तब तो बता पाएंगे कि कौन से नहीं होते हैं। नहीं होने वाले तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो होते हैं वो 8 ही हैं। कौन कौन से? क्रोध होता है, डर भी होता है, दुख भी होता है, उत्सुकता भी होती है। तो ये 4 चीज़ें तो आपने समझ ली। ज्वेलसी मतलब जलन भी होता है, ईर्ष्या भी होती है, हर्ष भी होता है और अनुराग भी होता है। तो इस तरह से आपको एक समझने की समझ बनानी है कि सबसे पहले तो बेहतर ढंग से ये समझ लें कि क्रोध होता है, डर होता है, हर्ष होता है, दुख होता है। तो ये 4 चीज़ें आपने कर ली। उत्सुकता होती है, एक्साइटमेंट कह सकते हैं जिसे, ठीक है। जलन होती है, डाह होती है और अनुराग होता है। तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए, फिजियोलॉजी ऑफ इमोशंस मतलब शारीरिक क्रियाएं एक तरह से कह सकते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी चीज़ बताई गई है, और जब ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ना, तो मैंने वही कहा ना कि फिर हवा ही नहीं लगती कि सब सिर के ऊपर से चला गया, ये कहाँ से पूछ दिया, ये तो कुछ था ही नहीं सिलेबस में। बट सिलेबस में तो सारी चीज़ें हैं कि ये फिजियोलॉजी ऑफ इमोशंस की बात की गई है। थैलेमस जिसे आप चेतक बोल देते हैं, अब ये क्या होता है? यह तंत्रिका कोशिकाओं के समूह से संगठित होता है। तंत्रिका कोशिकाओं के समूह से संगठित होता है तथा संवेदी तंत्रिकाओं के प्रसारण केंद्र का कार्य करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है, स्टिमुलेशन ऑफ थैलेमस प्रोड्यूस फियर एंजाइटी एंड ऑटोनोमिक रिएक्शन। मतलब थैलेमस का जो उत्तेजित थैलेमस की जो उत्तेजित दशा है, उत्तेजन जो है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या उत्पन्न करता है? फियर मतलब डर, एंजाइटी एंड ऑटोनोमिक रिएक्शन मतलब जो स्वयं से क्रियाएं करे। ऑटोनोमिक रिएक्शन उसी को बोल सकते हैं। एडजेक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा कि हिंदी इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, बट ऑटोनोमिक रिएक्शन आप समझ सकते हैं। फियर मतलब डर, एंजाइटी मतलब चिंता एक तरह से कह सकते हैं, और ऑटोनोमिक रिएक्शंस उत्पन्न करते हैं। क्या? थैलेमस का जो है उत्तेजन, ये उत्पन्न करता है डर और चिंता। अब देखिए, संवेग का जो कैनन बार्ड सिद्धांत है, इस बात पर बल देता है। अभी कैनन बार्ड थ्योरी, इमोशंस की थ्योरी जो है बहुत ही मज़ेदार है, उन पे भी चर्चा करेंगे। तो जो संवेग का कैनन बार्ड सिद्धांत है, वो इस बात पर बल देता है कि जो चेतक की भूमिका होती है, मतलब थैलेमस की जो भूमिका होती है, समस्त संवेगों को प्रारंभ करने तथा चलाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो एक तरह से हम यहाँ पे से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि थैलेमस मतलब जो चेतक है, वो क्या करता है? संवेगों को प्रारंभ करने तथा चलाए रखने में इसी की भूमिका महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है ये देख लीजिए। हाइपोथैलेमस जिसे आप अधश्चेतक कहते हैं, ये क्या करता है? संवेगों के नियमन का प्राथमिक केंद्र, ये मिसप्रिंट है, प्राथमिक केंद्र समझा जाता है। यह समस्थिति संतुलन का भी नियमन करता है। आगे बढ़ते, यहाँ ये जरूरी है, स्वायत्त क्रियाओं तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस मतलब अधश्चेतक, ये याद करना जरूरी है। तथा संवेगात्मक व्यवहारों के दैहिक रूप को व्यवस्थित करता है। तो ये आपको ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ से और यहाँ तक आपको याद रखना है। स्वायत्त क्रियाओं तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है? अधश्चेतक मतलब हाइपोथैलेमस। और संवेगात्मक व्यवहारों के दैहिक रूप को भी व्यवस्थित करता है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में आपने चीज़ें समझ ली। अब बात करते हैं थोड़ी से लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम मतलब उपबलकुटीय तंत्र, हिंदी में बहुत ही ज़्यादा कठिन है ये, ठीक है, इसलिए लिम्बिक सिस्टम आप याद रखेंगे। समझने का प्रयास करते हैं। चेतक मतलब थैलेमस तथा अधश्चेतक मतलब हाइपोथैलेमस के साथ जो है ये लिम्बिक सिस्टम जो है, ये भी संवेगों के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब ये जो लिम्बिक सिस्टम है, ये भी संवेगों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बट किसके साथ? चेतक यानी थैलेमस, और अधश्चेतक मतलब हाइपोथैलेमस के साथ, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या बोला गया है? गलतुंडिका, गलतुंडिका उपबलकुटी व्यवस्था का एक भाग है। उपबलकुटी व्यवस्था का एक भाग है। इसको प्रमस्तिष्क खंड हिंदी में बोला जाता है वैसे, बट ये साइंस की भाषा लिखी हुई है। गलतुंडिका प्रमस्तिष्क खंड जो है उपबलकुटी व्यवस्था का एक भाग है, जो संवेगात्मक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है तथा संवेगात्मक स्मृतियों के निर्माण में अंतर्निहित है। तो ये वर्ड यहाँ से आप पकड़ के रखिएगा कि ये स्टेटमेंट जो है, माफ़ कीजिएगा, ये स्टेटमेंट जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एमेगडेला, एमेगडेला इसे बोल देते हैं अपन प्रमस्तिष्क खंड को, ठीक है। ये उपबलकुटी व्यवस्था का एक भाग है, मतलब लिम्बिक सिस्टम का एक भाग है, जो संवेगात्मक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है और संवेगात्मक मतलब इमोशनल मेमोरी के निर्माण में अंतर्निहित है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कॉर्टेक्स की बात करते हैं, मतलब जिसे हम बलकुट बोल देते हैं। हिंदी में बहुत ही ज़्यादा उटपटांग टफ वर्ड दिए हुए हैं। कॉर्टेक्स इंग्लिश में समझ सकते हैं,
संवेगों में वल्कुट अत्यंत घनिष्ठ रूप से अंतर्निहित हैं, मतलब संवेगों में जो कॉर्टेक्स है वो अत्यंत घनिष्ठ रूप से अंतर्निहित हैं, किंतु इसके गोलार्ध जो हैं, हेमिस्फीयर जो है, परस्पर विरोधी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए बड़ी मजेदार सी चीज कही गई है और आपको भी मजा आ जाएगा इसको जान करके कि जो लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है इज एसोसिएटेड विथ पॉजिटिव फीलिंग्स, मतलब जो आपका लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव फीलिंग्स से। एंड राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स इज एसोसिएटेड विथ निगेटिव फीलिंग्स, मतलब जो दाहिना अग्र वल्कुट है, दाहिना अग्र वल्कुट है वो किससे, निगेटिव फीलिंग से जुड़ा हुआ है, और जो वाम अग्र वल्कुट है वो किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव फीलिंग से, मतलब बायां वाला पॉजिटिव से और राइट वाला यानी दायां वाला निगेटिव से। तो इसी तरह यही बोला गया है कि इसके गोलार्ध परस्पर विरोधी भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और अब कुछ ये समझ लीजिए, देखिए ये फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स है आपका, ठीक है, और इसमें ये बोला गया है कि ये जो लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स है, लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स है और ये राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स है। तो लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो पॉजिटिव फीलिंग्स होंगी और राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स में क्या होंगी, यहाँ पे निगेटिव फीलिंग्स होंगी। तो यही चीज़ बोली गई है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, थ्योरीज ऑफ इमोशंस, मतलब संवेगों के कुछ सिद्धांत हैं, और जिनमें से जेम्स लैंगे सिद्धांत सबसे पहला है। जेम्स लैंगे सिद्धांत में किस चीज़ की बात की गई, विशिष्ट घटनाएं या उद्दीपक जो होते हैं, विशिष्ट घटनाएं या उद्दीपक जो होते हैं विशिष्ट शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों को उत्तेजित करते हैं। अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई सड़क दुर्घटना हुई, कोई सड़क दुर्घटना हुई, आपकी हृदय गति बढ़ जाती है, पसीने आ जाते हैं और आप फील करते हैं कि मैं तो डरा हुआ हूँ, मतलब संवेग को वहाँ पे फील करते हैं, इमोशंस को फील करते हैं। इसे अगर साइकोलॉजी की भाषा में सीखा जाए तो कोई भी स्टिमुलस मतलब उद्दीपक आपके सामने आता है, जैसे आपने सांप देख लिया, शरीर क्रियात्मक परिवर्तन होंगे आपके अंदर। शरीर क्रियात्मक परिवर्तन कैसे होंगे, जैसे सांस तेज चलना या आप भागने लगते हैं उसे देख करके। फिर अब शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों का प्रत्यक्षण, फिर आप देखते हैं कि अरे मैं तो भाग रहा हूँ, या फिर मुझे तो पसीना आ रहा है। तो आप ये सारी चीज़ जब अपने शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों का प्रत्यक्षण करते हैं कि मैं तो भाग रहा हूँ, मैं तो मतलब सांप को देख करके भाग रहा हूँ, मुझे पसीने आ रहे हैं, तो फिर आप संवेग को मतलब फ़ील करते हैं, अपने इमोशंस को फ़ील करते हैं कि अरे मैं तो डरा हुआ हूँ, मतलब भय का संवेग तब जाके उत्पन्न होता है। बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं एक बार पुनः। उद्दीपक मतलब जैसे आपने सांप को देखा, शरीर क्रियात्मक परिवर्तन मतलब फिजियोलॉजिकल जो आपके चेंजेस हैं वो कैसे होते हैं, जैसे आपको पसीने आ गए, सांस तेज चलने लगती है, आप भागने लगते हैं, तो शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों का प्रत्यक्षण करते हैं कि मैं क्यों भाग रहा हूँ, मेरी सांस तेज क्यों चल रही है, मुझे पसीने क्यों आ रहे हैं। तो इसके बाद आप क्या करते हैं, संवेग को फील करते हैं, मतलब अपने इमोशंस को फील करते हैं कि अरे मैं तो डरा हुआ हूँ इसलिए सब मेरे साथ हो रहा है। तो ये किसने कहा, ये कहता है जेम्स लैंगे सिद्धांत। और जेम्स कौन है, ये विलियम जेम्स वही हैं। विलियम जेम्स ने शुरू किया था इस सिद्धांत को और लैंगे ने बाद में समर्थन किया, ठीक है। तो ये जेम्स और लैंगे दो अलग अलग नाम है, जेम्स लैंगे सिद्धांत। और इसके बाद बात करते हैं कैनन बार्ड थ्योरी की, और इसके बाद सेक्टर सिंगर की थ्योरी की। इन्होंने इन देखिए इनका जो सिद्धांत है जेम्स लैंगे सिद्धांत, इसको अपोज किया किसने, कैनन बार्ड थ्योरी ने। अब कैनन बार्ड थ्योरी क्या कहती है, देखिए आपने किसी उद्दीपक को देखा, किसी उद्दीपक को देखा, और उद्दीपक के बाद ये सूचना कहाँ जाएगी, चेतक में जाएगी, मतलब आपके थैलेमस में जाएगी। अब थैलेमस जो है यहाँ से क्या करेगा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को और मांसपेशियों को ये चीज़ भेजेगा, सूचना भेजेगा, और प्रमस्तिष्कीय वलकुट को ये सूचना भेजेगा। और यहाँ से सूचना भेजने के बाद देखिए क्या होता है कि शरीर क्रियात्मक परिवर्तन जो क्रिया संभव बनाते हैं, और संवेगों के आत्मनिष्ठ अनुभव। कुल मिला के देखिए यहाँ से ये आपको समझ नहीं आएगा, ये सिद्धांत ये कहता है कि आप उद्दीपक को देखते हैं, इसकी सूचना चेतक में जाती है, और जो आपके शरीर क्रियात्मक परिवर्तन हैं और जो संवेग हैं वो दोनों एक साथ आते हैं, इक्वल में आते हैं। तो ये सिद्धांत यही कह रहा है, कैनन बार्ड सिद्धांत यही कहता है। और इसका सबसे जो मेन सिद्धांत मतलब मुख्य चीज़ कह दें वो क्या है, चेतक मतलब थैलेमस। यहीं से संवेगों का जो भी है मतलब शुरुआत होती है, संवेग उत्पन्न होते हैं और संवेगों का चालन होता है, संचालन होता है। तो चेतक महत्वपूर्ण है किसके बारे में, कैनन बार्ड का जो संवेग का सिद्धांत है, कैनन बार्ड की जो इमोशनल थ्योरी है, इमोशन थ्योरी है, इसमें चेतक की भूमिका महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, मतलब देखिए उद्दीपक को आपने देखा, इसकी सूचना चेतक को गई, और आपके जो शरीर क्रियात्मक परिवर्तन, पसीने आना, हाँफना, भागना, दौड़ना और डर या जो संवेग है आपके एक साथ आएंगे। शरीर क्रियात्मक परिवर्तन और संवेग दोनों एक साथ आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा है सेक्टर सिंगर का सिद्धांत, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसे द्विकारक संवेगों का द्विकारक सिद्धांत भी कहा जाता है। अब आपसे पूछ दिया जाता है द्विकारक सिद्धांत के जनक कौन है, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी।
और आपसे ये पूछ दिया जाए सेक्टर सिंगर, ये भी दोनों अलग अलग नाम है, सेक्टर अलग है, सिंगर अलग है। ठीक है, इन्होंने संवेगों की मतलब संवेगों का द्विकारक सिद्धांत दिया, संवेग के दो अवयव बताए, एक तो है शारीरिक उद्वेलन और दूसरा है संज्ञानात्मक लेवल। इसमें देखिए ये समझने का प्रयास कीजिए, प्रत्यक्षित बाह्य उद्दीपक, किसी आपने बाह्य उद्दीपक को दिया, आपके जो शरीर क्रियात्मक परिवर्तन हुए, उद्वेलन हुए, और उसको आपने क्या नाम दिया, कॉग्निशन में क्या लेवल लगाया उसमें, और इसके बाद आप संवेग को फील करेंगे। जैसे आपने किसी सांप को देखा, हम मैं वही एग्जाम्पल के एक ही एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ आए, कि आपने किसी उद्दीपक को देखा, आपके शरीर क्रियात्मक जो परिवर्तन हुए, अराउजल उत्पन्न हुआ, उसको आपने क्या नाम दिया कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं डर की वजह से मतलब ये सब परिवर्तन हो रहे हैं, फिर आप फील करेंगे कि अरे मैं तो वास्तव में डरा हुआ हूँ। तो ये सिद्धांत यही कहता है, सेक्टर सेंगर का सिद्धांत। वीडियो ठीक लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ये सीरीज जारी रहेगी।